Welcome to the Karma Academy. This video is second part of thermodynamics. Okay. तो इस वीडियो में सबसे पहला एजेंडा हमारा होगा रीड अबाउट और अंडरस्टैंड अबाउट क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. Second one is reversible and irreversible process. Third one is know or understand about Cp and Cv and their relations. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा हमारा ये होगा कि वर्क एट डिफरेंट प्रोसेस मीन्स ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम. अब इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम और वर्क ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में क्या क्या होता है. तो सबसे पहले आते हैं हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में. तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होती क्या है? दीज आर द प्रोसेस विच आर क्वाइटली इन्फिनाइटली स्लो. इसको समझने के लिए एक बार डायग्राम देखते हैं कैसे कैसे ये प्रोसेस वर्क करती है. ये है हमारी पिस्टन सिलेंडर असेंबली. ठीक है, ये है हमारी पिस्टन सिलेंडर असेंबली. अब इसमें हमने ये जो पिस्टन है, अब पिस्टन है अपना स्टेट 1 में और ये हो गया हमारा स्टेट 2. अगर हमें स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है, एक तो तरीका है कि मैं इसको सडनली मूव कर दूं, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसमें एक वेट लगाऊं और वेट में छोटे छोटे बार के फॉर्म में इसको धीरे धीरे करके ऊपर मूव करूं. मीन्स यहाँ पे था, यहाँ पे मूव किया, मतलब इतने स्लो मूव करूं कि सिस्टम को भी पता ना चले कि वो ऊपर मूव कर रहा है. तो ऐसी टाइप की प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. अब इसका फायदा क्या होता है कि हम अगर है ना स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं, जो पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं. ट्रैक करने का फायदा क्या होगा? ट्रैक करने का फायदा ये होगा कि अगर हमको उसको वापस उसी पाथ में फॉलो करना होगा तो वो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगा, मतलब रिटर्न उसी पाथ में हो जाएगा. देन वी से दैट दिस इज अ क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. अब इसमें एक चीज ये आती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, व्हाई वी स्टडी. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये इजीली टू एनालाइज होती है. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज मैक्सिमम. अब मैक्सिमम कैसे वर्क प्रोड्यूस करती है? क्योंकि इसमें इतने स्लो मूव कर रहे हो, पिस्टन को इतने स्लो मूव कर रहे हो तुम कि इसमें जो एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन है वो हो ही नहीं रही है. तो जो तुम्हारा वर्क जो प्रोड्यूस होगा वो ऑटोमेटिकली सबसे मैक्सिमम हो जाएगा. तो नाउ कम टू द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, पीवी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम. ये हो गया हमारा प्रेशर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गई हमारी वॉल्यूम. ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्टेट 1. एक स्टेट 1 ले लेता हूँ मैं, स्टेट 1, और एक स्टेट 2 ले लेता हूँ. ये हो गया हमारा स्टेट 2. अगर मुझे स्टेट 1 से स्टेट 2 जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, अपने सिस्टम को स्लोली 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 मूव करूंगा. इतने स्लो मूव करूंगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है. तो वैसी टाइप की प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस. अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या थी और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या थी, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे है, when the quasi-static process is frictionless then it is called as reversible process. इसको समझो, एक मैं पिस्टन बनाता हूँ, इससे समझो. पिस्टन ये है हमारा, ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है. ठीक है, अब ये क्वासी-स्टैटिक में ये क्या हो रहा था, हम इसको स्लोली इस वन स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करा रहे थे. पर रिवर्सिबल में ये है कि वो वन स्टेट से स्टेट 1 से स्टेट 2 में तो मूव कर ही रहा है, साथ में ऐसे मूव कर रहा है कि वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब पिस्टन भी हमारा फ्रिक्शनलेस है. देन इट बिकम ए रिवर्सिबल प्रोसेस. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या आया कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बट रिवर्सिबल इज नॉट, रिवर्स इज नॉट ट्रू. सेकंड पॉइंट जो आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है. अब इरिवर्सिबिलिटी को समझने के लिए ये समझो कि हमको स्टेट 1 से स्टेट 2 जाना है, तो मैं क्या करूंगा कि पिस्टन को इतने फास्टली मूव कराऊंगा या ऐसे मूव कराऊंगा कि वो अपने पाथ को ट्रैक ही ना कर पाए. मीन्स यहाँ से मैं ऐसे चले जाऊँ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा
कि इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं इरिवर्सिबिलिटी को, ऐसे 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 डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। अब डॉटेड लाइन से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये अपने, अगर मेरे को है ना स्टेट 2 से स्टेट 1 जाना होगा तो ये अपने पाथ को उसी पाथ को नहीं फॉलो करेगा, वो किसी भी पाथ से जा सकता है, क्योंकि हमने सिस्टम को इतनी जल्दी मूव कराया है कि जो एनर्जी लॉस हुई हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ कहाँ वो एनर्जी लॉस हुई। अब इसके एग्जाम्पल देखो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो जाती है। अब मान लो दूसरा एग्जांपल इरिवर्सिबल प्रोसेस का है कि मान लो तुम्हारे पास ये यहाँ पे एयर थी और यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन थी। अब मैंने ये जो बैरियर है इसको निकाल दिया, अब ये मिक्सिंग हो गई, तो इस टाइप की प्रोसेस को भी बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग में कि टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इन दोनों को समझने के लिए मैं सबसे एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आप ये दोनों चीज समझ जाओगे। डायग्राम ये है कि ये है हमारा एक हीट इंजन, ठीक है। लेट सपोज ये कार्नोट साइकिल में वर्क कर रहा है या ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, किसी में भी वर्क कर रहा है, समझ लो। ये हो गया हमारा हीट इंजन और इसके ऊपर है ये हमारा थर्मल रिजर्वायर। मान लो ये थर्मल रिजर्वायर है, ये है 500 डिग्री केल्विन में और एक ये वर्क कर रहा है दो थर्मल रिजर्वायर में टेम्परेचर डिफरेंस में, एक 500 डिग्री केल्विन में हो गया और लेट सपोज सेकंड वन इज 300 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब क्या क्या हुआ कि अगर ये हीट इंजन इंटरनली रिवर्सिबल मीन्स ये यहाँ पे तो रिवर्सिबल हीट इंजन तो जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो रिवर्सिबल फॉलो करे, पर व्हेन कम टू द दिस पार्ट मीन्स जो टेम्परेचर डिफरेंस के पार्ट में आए वहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी शो करे, तो उस टाइप की प्रोसेस को बोलेंगे हम इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका ग्रेट एग्जांपल जो है ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल है। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल जो होती है वो अंदर से तो रिवर्सिबल होती है, पर जब हम टेम्परेचर की उसमें आते हैं, टेम्परेचर की डिफरेंस में आते हैं मीन्स एक्सटर्नली आते हैं, तो वहां पे वो इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट कर देती है। नाउ कम टू द एक्सटर्नल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब उस एक्सटर्नल रिवर्सिबल प्रोसेस बस उसका उल्टा है, जो सिस्टम बाहर से रिवर्सिबल हो मीन्स अंदर का पता नहीं पर बाहर से हो, तो तब उसे बोलेंगे एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक ऐसा सिस्टम भी होता है जो बाहर से भी रिवर्सिबल हो और अंदर से भी रिवर्सिबल हो, तो उस सिस्टम को बोलेंगे हम कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल जो होती है जिसमें हम वर्क जो प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस होता है मींस इफ द इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके बारे में एक डिटेल टॉपिक बनाऊंगा मैं इसका। अभी हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक की बात कार्नोट साइकिल में पढ़ेंगे, अभी चिंता लेने की बात नहीं है, अभी मैं बस इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बस इंट्रोडक्शन है। अब हम इसके अंदर टॉपिक के अंदर घुसेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अब मैं कुछ रिलेशन बता देता हूँ, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा। जो ये है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। अब सी पी क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी वी क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सबसे पहले हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। इसको समझने के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। Q है हीट, Q है हीट एनर्जी, M है मास, C है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम हमारा मास 1 kg और 1 यूनिट ले ले और जो टेम्परेचर डिफरेंस जो क्रिएट हो वो भी 1 यूनिट का हो, तो हमारा Q जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट के, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक हीट को, स्पेसिफिक हीट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास मीन्स यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री, इसको भी यूनिट डिग्री ले लिया तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैंने वैल्यू दे रखी है इसे याद कर लेना, रट लेना इसे। ये एयर की लें, जो Cp की वैल्यू होती है 1.005 और Cv की होती है 0.718,
और आर की होती है 8.314। कभी कभी इसकी वैल्यू जब तुम एग्जाम दोगे तो नहीं दी होगी, इसको याद ही करना पड़ेगा अब। तो अब कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी, इसको मास से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस है काफ़ी। काफ़ी बार हम न्यूमेरिकल में गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्म लिखा है। जो इसमें आर की वैल्यू यूज कर रहे हो तुम, इसे बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसमें 8.314 जो हम पढ़ ही रहे थे। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अंतर है। यहाँ पे जो अंतर आएगा हमारा, वो आएगा जो ये आर है आर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें क्या होगा, जैसे एयर है, एयर का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस है, तो यहाँ पे 8.314 आएगा, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मान लो 28 है, एयर का 28 से 29 के अराउंड रहता है। तो उससे तुम्हारी जो एयर की आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.287। वैसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू ऊपर वाली जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो 8.314 रहेगी, मॉलिक्यूलर मास 28 हो जाएगा। तो इससे जो आर की वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीपी की वैल्यू में। सीपी, तो हम कहाँ थे, सीपी में। सीपी की वैल्यू जो होती है वो होती है गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। जो गामा जो है हमारा, वो है हमारा एडियाबेटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है। ये फॉर्मूला रट लो, सी पी इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, और सी वी की वैल्यू होती है आर अपॉन गामा माइनस वन। ये जो फॉर्मूले है ये न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आएंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले बताए। अब जो गामा है, ये थोड़ी सी समझा लेता हूँ, इतना डिटेल में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। वो है कि जो गामा की वैल्यू डिपेंड करती है कि कैसा टाइप का एटमिक है, मोनो एटमिक है कि डाई एटमिक है कि पॉली एटमिक है। तो मोनो एटमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 5/3 होती है, डाई एटमिक के लिए 7/5 होती है, और पॉली एटमिक के लिए 4/3 होती है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसमें देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वर्क एंड हीट, क्योंकि जो भी थर्मोडायनेमिक है, थर्मोडायनेमिक रिवॉल्व हो रहा है हमारा किसके अराउंड, वर्क को कैसे हम एनर्जी के वर्क को कैसे हीट के फॉर्म में ट्रांसफर करें, और हीट को कैसे वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर करें। मीन्स अगर जब है ना हीट को वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उसका एग्जाम्पल है थर्मल पावर प्लांट। जो भी तुम पावर प्लांट देखते हो, एनर्जी तुम्हें घर में जो भी मिलती है वो कैसे मिल रही है, ज़्यादातर कोल एनर्जी। जो कोल एनर्जी है वो तुम्हारी एनर्जी किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में एनर्जी है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एनर्जी वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रही है। तो मीन्स कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। और सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन कौन सा है, जो तुम्हारा घर में रेफ्रिजरेटर यूज होता है। और रेफ्रिजरेटर में क्या है कि रेफ्रिजरेटर में तुम बिजली दे रहे हो, मीन्स वर्क रेफ्रिजरेटर में दे रहे हो तुम, और तुम्हें चाहिए क्या, आउटपुट चाहिए तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस का, मीन्स हीट का आउटपुट चाहिए, वर्क टू हीट। दैट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क टू हीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं कि थर्मोडायनेमिक में जो डेफिनेशन ऑफ वर्क होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे। वो डेफिनेशन ये है कि thermodynamic definition of work is positive work is done by the system when the sole effect external to the system could be reduce of rise of weight। मीन्स इसका मतलब ये है कि इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक फैन लगा हुआ है, यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है, ठीक है, अब फैन घूम रहा है। अभी कितना काम करेगा इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक वेट से कनेक्ट कर देंगे, एक लीवर पुली अरेंजमेंट समझ लो इसे। अभी ये वेट कितना ऊपर मूव करता है वो उसको डिफाइन कराएगा कि वो किसने कितना वर्क किया। दैट वन इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। और तब चलो इसमें हीट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट की डेफिनेशन क्या है, इन एनर्जी इज ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये वाली डेफिनेशन तो कॉमन ही है, आपको पता होगी। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो है हीट का, कि नोट पॉइंट देख लेते हैं ऑन हीट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ऑल द टेम्परेचर चेंज नॉट टू ड्यू टू द हीट अलोन, क्योंकि कुछ जो टेम्परेचर चेंज होता है वो फ्रिक्शन से भी होता है। इसका एग्जांपल तुम समझ लो कि मान लो यहाँ पे पिस्टन असेंबली है, उसमें कुछ जो ट्रांसफ़र होता है हीट चेंज जो होते हैं वो फ्रिक्शन से भी होते हैं। फ्रिक्शन से इसलिए क्योंकि इसमें बीच में रबनेस क्रिएट हो रही है, मतलब आप जब हाथ को रब करते हो तो उसकी उसमें भी फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, समझ रहे हो। तो अब आते हैं ऑल हीट इंटरेक्शन नीड नॉट टू रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि जब तुम देखो कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन में, इसमें तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, बस स्टेट चेंज हो रही होती है। मीन्स इवोपरेशन में क्या होता है कि लिक्विड चेंज में, इवोपरेशन में लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में चली जाता है। उस टाइम में जो लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, लेटेंट हीट जिसे हम बोलते हैं, लेटेंट मतलब छुपी हुई एनर्जी भी कहते हैं इसे। मीन्स तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है उसमें। जो ऑल हीट इंटरेक्शन नॉट नीड टू टेम्परेचर चेंज, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। मीन्स कंडेंसेशन में भी ऐसे ही होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट है, जो ठंडियों में तुम वो देखते हो, खिड़कियां देखते हो, खिड़कियों में वेपर्स के फॉर्म में वाटर है ना, वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो लिक्विड है ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस लग रही है। तो इसमें ये होता है कि हीट जो इंट्रैक्शन हो रही है वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही है, पर उसका स्टेट चेंज कर रही है। मतलब वो जो गैस फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या अगर लिक्विड फॉर्म में है तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड को देखना इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोज सिस्टम। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ क्लोज सिस्टम होता क्या है। तो मैंने एक ही सिस्टम बनाया, ये है हमारा सिस्टम, और ये इसके आउटसाइड जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग है। अब ऐसा सिस्टम जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा होगा तो उसे बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं वर्क। वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क को डिफाइन करते हैं P इंटू डेल्टा वी। P इंटू डेल्टा वी, वी को वो डेरिवेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में करा रखी है, P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसमें आते हैं कि कैसे टाइप के वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होगा हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। उससे पहले हम एक वर्ड को समझेंगे। आइसो मतलब क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर इज सेम। जब टेम्परेचर हमारा बराबर सेम हो, कांस्टेंट हो, तो तब उसको उस टाइप की प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसको आइसोथर्मल की वर्क की डेरिवेशन को हम समझते हैं। इसके लिए वेट ए मिनट, इसको हम कैसे समझ, इसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ब्लैंक स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारा जो वो होता है मेन फॉर्मूला पी वी इक्वल टू होता है हमारा एन आर टी। एन आर टी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मैंने समझाया कि जो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आइसो और थर्मल, आइसो मतलब सेम, तो जो इसमें हमारा जो एन आर टी हो जाएगा वो मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पी वी इक्वल टू सी। अब हमको वर्क की डेफिनेशन हमें पता है क्लोज सिस्टम में क्या होती है, पी इंटू पी इक्वल टू डेल्टा, पी डेल्टा वी, ठीक है। अब हमको है ना वर्क, ये डेल्टा वी वर्क है। अब हमको वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, पी डेल्टा वी, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब इंटीग्रेशन करना है वन स्टेट से टू स्टेट की तरफ, मीन्स V1 से लेकर V2 की तरफ। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि P को किसी भी तरह वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। P को हम लिख लेंगे, P को हम लिख लेंगे P इक्वल टू C अपॉन V,
ठीक है, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन सी अपॉन वी डेल्टा वी, ये स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ। अब हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेन होता है, लेन मतलब लॉग v2 अपॉन v1, और यहाँ पे c हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या थी, p और v, मीन्स वर्क क्या हो गया हमारा, p1 v1 लेन या लॉग जो भी बोलना चाहिए, v2 अपॉन v1। इसको तुम प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हमारा जो P1 अपॉन P2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। अब इसको तुम यहाँ पुट कर दो, बस हमारा ये डेरिवेशन हो गई। तो क्या है कि हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेशन देख ली, वर्क की क्या थी, PV देन V2 अपॉन V1, ये थी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना रखा है, इस स्लाइड को तुम सेव भी कर सकते हो, ये बाद में आपको अगर तुम नोट्स के फॉर्म में देखोगे, ये सब मैंने स्लाइड जो बनाई है नोट्स के फॉर्म में बना रखी है। मैं ज़्यादा इन ब्रीफ में, मैं जो होता है ना कि बुक्स में इतना भर भर के लिखा होता है, वो ऐसा नहीं लिख रहा हूँ मैं। इसको तुम हर एक स्लाइड को सेव कर देना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना रखी है, इसको सेव कर देना। जैसे अगर तुम्हें पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं उनको पर्सनली सेंड कर दूंगा। अब आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से आने से पहले मैं ये आइसोक्रोनिक और आइसोबारिक प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि छोटी है। आइसोक्रोनिक प्रोसेस क्या होती है, आइसो का मतलब मैंने समझाया है सेम, अब क्रोनिक का मतलब हो गया तुम्हारा वॉल्यूम से, मीन्स तुम्हारा वॉल्यूम जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो इसमें वर्क 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 डिफाइन करते हैं, P इक्वल टू डेल्टा वी होता है। अगर तुम्हारा आइसोक्रोनिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, मतलब डेल्टा वी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो। मीन्स आइसोक्रोनिक प्रोसेस के लिए तुम्हारा वर्क क्या होता है, जीरो होता है। अब आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब बारीक से तुम समझ लेना प्रेशर, और आइसो मतलब सेम, प्रेशर तुम्हारा सेम है, मीन्स वर्क इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा P डेल्टा वी। अब जो जब हमारा वर्क कांस्टेंट हो गया, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा वो हो जाएगा P V2 माइनस V1। ठीक है, इसी चीज को हम ग्राफ में भी देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा P और ये है V, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आइसोक्रोनिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मींस वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। ये है हमारा स्टेट 1 प्रेशर 1, और ये हो गया हमारा स्टेट 2 प्रेशर 2। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो वर्क होगा, वर्क हमारा जीरो वर्क, इसमें वर्क हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक में आते हैं, आइसोबारिक में क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है हमारा। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा हूँ मैं। स्टेट 1 ये हमारा ये हो गया, वॉल्यूम 1 प्रेशर 1, और स्टेट 2 ये हो गया। तो हमारा वर्क जो हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हमारा वर्क हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, दैट वन इज वर्क। अगर तुम ग्राफ में फॉर्म में, ग्राफ से भी तुम है ना वर्क निकाल सकते हो। अभी मैं एक स्लाइड में आपको एक प्रेजेंटेशन और एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आप है ना ग्राफ से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अभी हम बेसिक से जा रहे हैं, तब धीरे धीरे एडवांस लेवल में भी पहुंचेंगे। अब आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में।
अब इसका वर्क हम ड्राइव करते हैं। इसके ड्राइव करने के लिए मैं स्लाइड खोलता हूँ, वेट अ मिनट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसको समझने के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी की पावर एन इक्वल टू सी। ऐसी टाइप की प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसका वर्क की डेरिवेशन करते हैं। वर्क हमारा क्लोज सिस्टम में क्या होता है, पी डेल्टा वी। सही है। अब हमको क्या करना है कि प्रेशर को, ये डेल्टा वी वर्क है, सॉरी डेल्टा वी वर्क है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे वर्क का। पी डेल्टा वी, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2। अब हमको क्या देखना है कि प्रेशर को किसी भी फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और तब उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को लिख लेंगे हम C अपॉन V की पावर n इक्वल टू P। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 C अपॉन V की पावर n डेल्टा V, ठीक है। अब आते हैं C अपॉन वी की पावर, सी अपॉन वी की पावर n। इसका हम है ना क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। v की पावर, यहाँ पे माइनस लिख लिया मैंने, +1 अपॉन माइनस n +1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी रीअरेंज कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है तुम्हारी, p v की पावर n, जो अंदर क्या हो गया, -n+1 अपॉन 1 - n। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे पी वी अपॉन 1 - n। और ये किस स्टेट से जा रहा है, 1 से लेकर 2 की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P2 V2 अपॉन P1 V1 अपॉन 1 - n, ठीक है। अब इसी को हम रीअरेंज कर देंगे। इसको लिख लेंगे हम P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आ गया, वर्क इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। अब ये जो भी चार्ट मैंने बनाया था ये था क्लोज सिस्टम के लिए। ये जो भी मैंने बताया इन शॉर्ट बताया। हम किस में जाते हैं, यहाँ पे क्लोज सिस्टम था, वैसे ही हम जाएंगे ओपन सिस्टम में, ठीक है। तो ओपन सिस्टम का जो वर्क का फॉर्मूला होता है थोड़ी अलग होता है। इसको समझने के लिए वेट अ मिनट, मैं इनको मिटा देता हूँ पहले, हाँ ठीक है। अब आते हैं जो ओपन सिस्टम, पहले समझते हैं ओपन सिस्टम होता क्या है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ओपन सिस्टम का। ये है तुम्हारा सिस्टम, ये है सिस्टम, ठीक है। और ये पूरा हो गया तुम्हारा सराउंडिंग। अब ऐसा सिस्टम जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा हो, मीन्स एक तरीके से समझ लो इसमें, इसे की एक पाइप है, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, वो एक तरीके का क्या हो गया तुम्हारा ओपन सिस्टम हो गया। मतलब अंदर जा रहा है और बाहर बाहर भी पानी जा रहा है, तो वैसे टाइप के सिस्टम को बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब इसमें जो होता है हमारा वर्क, वो होता है, डिफाइन होता है वर्क इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी होता है।
अब इसमें जो तुम्हारे फॉर्मूले आएंगे आइसोथर्मल, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अलग अलग आएंगे। उसको देखते हैं हम इस फॉर्मूले से। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क वर्क आइसोथर्मल पहले में मैंने बताया था पी इक्वल टू सी होता है, मीन्स टेम्परेचर सेम होता है। वर्क हमारा क्या है, माइनस वी डेल्टा पी। अब ये इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस करेंगे हम, और उसको वैसे ही सेम ड्राइव करेंगे। वी की जगह वी को हम पी के फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस डेल्टा पी अपॉन पी। अब इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे स्टेट 1 से स्टेट 2 में। तो हमारा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जो हमारा बन के आएगा वो आएगा P1 V1 लिन V2 अपॉन V1। तो इससे हमने देखा कि ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स वर्क सेम है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या चेंजेस आता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तुम्हारा जो वर्क होगा वो हो जाएगा माइनस वी डेल्टा पी। अब इसमें जो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क जो तुम्हारा हो जाएगा माइनस वी P2 अपॉन P1, P2 माइनस P1। ये हो गया तुम्हारा वर्क। जबकि तुम्हारा क्लोज सिस्टम में वर्क क्या था, जीरो था, क्योंकि वहां पे वर्क था क्लोज सिस्टम में पी डेल्टा वी था। ठीक है, तो ये अंतर आ गया यहाँ पे, देख लो। आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर में। कांस्टेंट प्रेशर में क्या है कि प्रेस तुम्हारा कांस्टेंट है, तो वर्क तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क माइनस वी डेल्टा पी। अब डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, दैट वन इज जीरो, क्योंकि प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपन सिस्टम में तीनों चीज़ डिफाइन कर दिया है, आइसोथर्मल के लिए भी, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एडियाबैटिक में। कि एडियाबैटिक में जो हमारा वर्क की डेफिनेशन होती है ओपन सिस्टम के लिए, मतलब जो ड्राइव करके हम वर्क जो लाएंगे वो डिफरेंट होगा किससे, क्लोज सिस्टम के से। तो इसकी डेरिवेशन हम अलग से दूसरी स्लाइड में देखते हैं। एडियाबैटिक में तो मैंने ये पहले से लिख रखा है, पीवी की पावर एन इक्वल टू सी, और वर्क क्या है, माइनस वी डेल्टा पी। तो बस इसमें वैसे ही स्टेप फॉलो करनी है। वी को हम पी के फॉर्म में लिख लेंगे, सी अपॉन बी की पावर एन, सॉरी यहाँ पे इसको लिख लेंगे, वेट अ मिनट, हो गया हमारा इक्वल टू सी अपॉन पी होल की पावर 1 अपॉन एन। अब इसको पुट कर देंगे वर्क में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी अपॉन पी होल की पावर 1 अपॉन एन डेल्टा पी। ठीक है, अब इसकी तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो तुम्हारा बाहर आ चले जाएगा, कांस्टेंट है, तो तुम्हारा बचा रहेगा डेल्टा पी अपॉन पी की पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी की पावर 1 अपॉन एन, और इंटीग्रेट कर रहे हो तुम 1 अपॉन एन, इसको ऊपर ले जा लिया मैंने, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसको स्टेट वन से स्टेट 2 की तरफ ले जाना है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है, और ये तुम्हारा होमवर्क है, वैल्यू पुट करना, और लास्ट में तुम्हारा जो आएगा वर्क जो आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा गामा टाइम P1 V1
माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। इसमें देख रहे हो अंतर आ रहा है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में। इसमें क्या हो गया कि जो ओपन सिस्टम का जो वर्क होगा, ओपन सिस्टम इसको WO से डिनोट करता हूँ, वो होगा तुम्हारा गामा टाइम ऑफ क्लोज सिस्टम ऑफ वर्क। अब जाते हैं हम दूसरी स्लाइड में। सॉरी, यहाँ आ जाते हैं। तो हमने डिफाइन कर दिया सब चीज़। आइसोथर्मल के लिए क्या हो गया, एक बार इसको समरी में लिख लेते हैं। आइसोथर्मल के लिए हमारा जो वर्क था वो हो गया हमारा P1 V1 लिन V2 अपॉन V1। मीन्स इसमें कुछ चेंज नहीं आया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो वर्क हो गया था हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम था, वॉल्यूम कांस्टेंट थी, तो हमारा वर्क हो गया था V ब्रैकेट के अंदर P2 माइनस P1 और बाहर माइनस आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर के लिए प्रेशर कांस्टेंट था तो डेल्टा P 0 हो जाएगा, तो वर्क हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। एडियाबैटिक के लिए वर्क क्या हो गया हमारा, गामा टाइम ऑफ क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम का वर्क क्या था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, गामा -1। चारों के लिए डिफाइन करते हैं। एक बार ग्राफ में भी देख लेते हैं इसे। ग्राफ देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। इसमें देखना जो ग्राफ होगा वो या ऐसे होगा। उससे पहले वाले में क्लोज सिस्टम में तुम नीचे की तरफ देख रहे थे, इसमें ऐसे होगा। तो जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट तुम्हारा स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहे हो, तो ये जो एरिया अंडर दिस है, दिस वन इज अ वर्क। ये किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब सेकंड देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए। देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर का, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये है कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ, P और V हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर मींस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर है स्टेट 1 से स्टेट 2, वॉल्यूम 1 हो गया यहाँ पे और वॉल्यूम 2 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसका प्रोजेक्शन हम प्रेशर की ये प्रेशर में देखते हैं, इसमें ओपन सिस्टम में इधर प्रोजेक्शन देखते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन एक लाइन ही पॉइंट आएगा, तो इसमें जो वर्क हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस वाले में प्रोजेक्शन क्या आ रहा था, रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का तुम्हारा वर्क आ रहा था। अब आते हैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक का जो मैं पीवी जो डायग्राम बनाऊंगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। उसमें तब आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वर्क उसमें कैसे पीवी डायग्राम से हम वर्क निकाल सकते हैं। फॉर दैट वन वी मेक सेपरेट वीडियो। तो दैट्स वन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी को इस स्लाइड की प्रेजेंटेशन, ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं प्रेजेंटेशन फॉर्म में, किसी को चाहिए होगी तो कमेंट में लिखना, मैं उसको इंडिविजुअली प्रेजेंटेशन दे दूंगा।